हेलो 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 आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। तो आइए आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का असाइनमेंट देखते हैं। और असाइनमेंट बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से और कैलकुलेशन और दिमाग चलाने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें सारे सवाल जेई मेन और जेई एडवांस के हैं। 26 क्वेश्चंस में से लगभग लगभग 15 जेई एडवांस के हैं, कोई पुराने जेई एडवांस के, नई जेई एडवांस के भी है और कुछ क्वेश्चंस जेई मेन के। तो अगर आपने इस सवाल को नहीं किया है तो सबसे पहले साथ साथ में आप कर लो। जिस वीडियो को जब आप देख रहे होगे, अगर अभी तक आपने असाइनमेंट नहीं किया तो साथ साथ असाइनमेंट कर लो, सवाल लो, पढ़ो। उसका कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं। जैसे देखो, एक काम करते हैं, आपने असाइनमेंट उठाया, अभी तक अगर आपने नहीं किया, कर लिया तो ठीक है, आप यहां से सॉल्यूशन देखो, जिस क्वेश्चन में डाउट है सॉल्यूशन देखो, आगे निकलो। जो सीखने को मिला कमेंट करके बताओ, इसमें मजा आ गया, आगे निकलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने असाइनमेंट नहीं किया फिर भी तुम्हें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ध्यान से सुनना। लैंग्वेज, कोई सवाल ऐसा होता है जो दिखने में भयंकर लगता है लेकिन सॉल्यूशन आसान होता है। अब सवाल पढ़ो, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये सोचो, कैलकुलेशन भले ही पूरा ना करो अगर टाइम नहीं है, और फिर आगे बढ़ो, सॉल्यूशन देख लो। ठीक है। दूसरा सवाल देखो, तुमसे हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ऐसे हो जाएगा, इजी लगा, कर लो, सॉल्यूशन देखो। तीसरा सवाल, तुमको लग रहा है कि हाँ ये ऐसे ऐसे स्टेप में हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन ऐसे करनी पड़ेगी, छोड़ दो, सॉल्यूशन देखो, वैसे ही किया, ठीक है, आगे बढ़ो। तुम्हें लग रहा है नहीं होगा ये सवाल, देखो सॉल्यूशन, अरे सर मास्टर ने बहुत लेंदी किया है, थोड़ा टफ है, छोड़ दो। ठीक है। जिसके मतलब कैसे कितना सॉल्व करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए सॉल्व करने का, ये सभी कुछ आपके टाइम पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो पूरा सॉल्व करो और फिर सबका सॉल्यूशन आंसर एक साथ मैच करो। नहीं है टाइम तो साथ साथ में जल्दी जल्दी कर लो। ठीक है। अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है तो एक एक स्टेप सॉल्व करके आंसर मिलाओ। नहीं है तो कम से कम सॉल्यूशन को आधा छोड़ दो, कैलकुलेशन निकाल के आंसर एग्जैक्टली देखना जरूरी नहीं है। लैंग्वेज समझना, फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये समझना, और उसका आगे का प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज सीखो, कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट को एनालाइज करना सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट आप सवाल करिए, प्रैक्टिस करिए और चीजों को सीखिए। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल क्या है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कोलंबिक फोर्स, कोलंबिक फील्ड ऑफ अ फिक्स चार्ज प्लस क्यू चार्ज का एक फील्ड है, उसके अंदर में अ चार्ज ऑफ माइनस क्यू इज मूविंग अराउंड इट एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब इस क्यू चार्ज के अराउंड माइनस क्यू चार्ज सर्कुलर पाथ में घूमता था, यह सवाल हमने किया था। अब जब ये सर्कुलर पाथ में घूमता था तो इस पर हमने बात किया था कि फिक्स चार्ज जो है वो इसको अपने सेंटर की तरफ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको क्या देगा? सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। सर ये नहीं किया था, हमने ये किया था, एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, दोनों एक दूसरे की वजह से दोनों सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, एक दूसरे के म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से दोनों सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। मान लीजिए इसका रेडियस आर, तो इस पर हम फोर्स लिखते थे एम बी ए स्क्वायर बाई आर। ये मान लो स्पीड वी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाता था 2r, तो के क्यू इंटू क्यू बटा 2r का होल स्क्वायर। एक तो ये पैटर्न होता है, दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से घूमेगा। एक पैटर्न ये होता है, ये भी क्लास में कराया हुआ है, कि ये चार्ज फिक्स्ड है, आर डिस्टेंस के सर्कुलर पाथ में, ये माइनस क्यू चार्ज घूम रहा है वी स्पीड से, ये कराया था। तो यहां पे क्या करोगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा दोनों के बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बी आर। बेटा याद करो, मैंने एक लाइन चार्ज के अराउंड भी तुमको घुमा के इसका सवाल कराया था। हाँ सर, तो सॉरी एम बी स्क्वायर बी आर है बस यहाँ पे। तो आर से आर स्क्वायर कटेगा, आर आ जाएगा, मास नीचे, तो स्पीड आएगा रूट अंडर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर। ये आ गया। हाँ सर। अब एक बात बताओ, ये तो फिक्स है, ये घूम रहे हैं, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या इसके सेंटर से पास कर रहा है, मतलब लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग लग रहा है? हाँ सर। अभी जो फोर्स लग रहा है इसके सेंटर से पास कर रहा है, मतलब इस फोर्स की वजह से टॉर्क कितना होगा? तो टॉर्क इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होगा 0 अबाउट सेंटर, क्योंकि घूम जिस पॉइंट के अबाउट रहा है वो सेंटर है। सेंटर के अबाउट इस चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसका टॉर्क होगा 0, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व। अब देखो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व मतलब एमबीआर कांस्टेंट। तुम रेडियस सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट होता है, रेडियस कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, तो स्पीड भी कांस्टेंट होगा। स्पीड देखो क्या है, के क्यू क्यू बाई आर, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट होगा। स्पीड कांस्टेंट मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। ये सारा होगा, लेकिन ये सब सर्कुलर पाथ पे। अब जेई एडवांस 2009 का सवाल है, टेक्निकली जे एडवांस, लेकिन अगर आपने ग्रेविटेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है तो इसको फील करने की कोशिश करिए कि बस यही तो कह रहा है कि इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है चार्ज पार्टिकल। अगर चार्ज पार्टिकल v स्पीड से इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है और यहां पे आपका मान लो दूसरा कैपिटल क्यू चार्ज है माइनस क्यू, तो क्या इसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा? नहीं,
रेडियस हर जगह पे अलग अलग आएगा, तो स्पीड वेरी करेगा। बताओ स्पीड क्या होगा सर, वेरिएबल होगा क्योंकि रेडियस वेरिएबल है। तो काइनेटिक एनर्जी भी वेरिएबल होगा, मोमेंटम भी वेरिएबल होगा, लेकिन टॉर्क तो अभी भी इन दोनों लाइन ज्वाइनिंग के ए लॉन्ग फोर्स लगेगा तो सेंटर के अबाउट टॉर्क जीरो, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। बोलो हाँ कि ना। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट, यस। लीनियर मोमेंटम ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट, नहीं, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा। लीनियर मोमेंटम डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन मोशन चेंज होगा तो लीनियर मोमेंटम ऐसे ही चेंज हो गया। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट, नहीं। इलेप्टिकल पाथ पे रेडियस चेंज हो रहा है तो ओमेगा वी वेरिएबल होगा, स्पीड भी वेरिएबल होगा। द लीनियर स्पीड ऑफ द चार्ज इज कांस्टेंट, नहीं। पहला आंसर आ गया, खत्म। ये जे एडवांस का सवाल हो गया 2009 का, रिसेंट मतलब रिसेंट नहीं, लेकिन है तो जे एडवांस का पीवाईक्यू 10 साल का पीवाईक्यू में से ही। हाँ सर। अब बताओ मजा आया कि नहीं सवाल सॉल्व करके? ये तो बहुत आसान था, यस। इलेप्टिकल पाथ और सर्कुलर पाथ में डिफरेंशिएट करना था। बताओ यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट रहेगा? एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क जीरो रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, या लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है क्या? नहीं। डायरेक्शन, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन एक्सेल वेक्टर होता है, हमेशा प्लेन के बाहर रहेगा। मतलब पहले ही क्वेश्चन में तुम्हारी पूरी पीएचडी हो गई कि नहीं। और देखो मैंने सिर्फ सवाल का सॉल्यूशन कराया कि पूरा बैकग्राउंड में ग्रेविटेशन, जो कि प्लस लॉ है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स से म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में घूमते हैं, तो दूसरा एक चार्ज फिक्स और दूसरा उसके सर्कुलर पाथ के उसके राउंड घूम रहा हो, तो दोनों करा दिए ना। ये देखिए जे एडवांस 2006 का सवाल। क्या सवाल है? बहुत आसान। मतलब सवाल देख के तुमको शर्म आ जाएगी। For spherical symmetric charge distribution, variation of electric potential with distance from the charge is given in diagram. तो स्फेरिकल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन कैसा होता है सर? स्फेरिकल है तो दो तरह का होता है। एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले पैराबोलिक फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए, ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर के लिए। दूसरा होता है कंडक्टिंग स्फेयर हो तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा सरफेस तक, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, ये है। तो यही ग्राफ है। हाँ, डिस्टेंस इसका आर बराबर आर नॉट पे, मतलब आपको दिया हुआ है कि रेडियस आर नॉट है, वहां तक पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है क्यू बटा 4 पाइप आर नॉट फॉर आर इज लेस देन आर नॉट। आर इज लेस देन आर मतलब यहाँ पे पोटेंशियल सेंटर से लेकर सरफेस तक कांस्टेंट होता है। तो ये जो पोटेंशियल है सेंटर से लेकर सरफेस तक कांस्टेंट है, ठीक है। एंड पोटेंशियल बाहर में होगा क्यू बटा 4 पाइप आर नॉट फॉर आर इज ग्रेटर देन स्मॉलर, हाँ मतलब आउटसाइड हो गया। टोटल चार्ज विद इन टू आर नॉट इज क्यू। तो ये स्फेयर है, उस पर चार्ज हम मान लेते हैं कि कुछ क्यू है। तो ये कह रहा है कि यहां से स्मॉल आर बराबर 2 r0 डिस्टेंस पर टोटल चार्ज जो है विद इन 2 r0 इज क्यू। भाई चार्ज तो कंडक्टिंग स्फेयर पे r0 ही तक ही होगा, यहां पर सेंटर है तो r0 तक ही चार्ज होगा। हाँ, तो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी पूछा है। यहां से यहां तक तो चार्ज तो नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज तो यही तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑफ द चार्ज गिवन द डायग्राम। तो देखो यहां तक सरफेस है, चार्ज तो सरफेस तक ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना, तो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? एक बात बताओ, पोटेंशियल जो सरफेस पर होता है वो उसने बोला है कि आर कम हो या बराबर हो रेडियस के, आर डिस्टेंस रेडियस के बराबर या कम हो, पोटेंशियल की वैल्यू दी है क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर नॉट। और हम जानते हैं पोटेंशियल की वैल्यू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, यही तो है, इससे कट गया। तो मान लो इनक्लोज चार्ज के टर्म्स में लिख रहा है और ये तुमको क्यू दिया, तो मान लो इनक्लोज चार्ज इतनी है, सरफेस पे पोटेंशियल होना चाहिए इसके बराबर है, तो क्यू इन बराबर क्यू आ गया। ये क्या दिखा है? क्यू है, सही तो है, पहला आंसर तो सही आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फॉर आर इज लेस देन आर नॉट इज जीरो। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जीरो, कैप्स्टर जब पढ़ाया था तो कितने अच्छे से बताया मैंने कि अगर ये हॉलो स्फीयर के सरफेस पर चार्ज है तो इसकी एनर्जी सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक होगी, अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये भी सही है। एट आर बराबर आर नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि यहां से अंदर तक इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो से बढ़ के के क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं है। यहाँ जीरो 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 और सरफेस पर अचानक से आ गया के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो डिसकंटिन्यूअस सरफेस पर है, ये कह सकते हैं। देन देयर विल बी नो चार्ज एनीवेयर रिस्पेक्ट एट आर बराबर आर नॉट। हाँ, कंडक्टर है उसका रेडियस आर नॉट है, क्योंकि सरफेस तक की पोटेंशियल कांस्टेंट, तो रेडियस आर नॉट यहाँ से हिंट मिल रहा है, तो पोटेंशियल यहां से यहां तक कांस्टेंट होगा, तो सारा चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर होगा, आर बराबर आर नॉट पे ही सारा चार्ज है, मतलब इसका आंसर आएगा 1 2 3 4। अब बताओ मजा आ गया कि नहीं? 1 2 3 4 खत्म। नेक्स्ट देखिए ये क्या कह रहा है, पहले इसको समझिए।
बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैट ऑफ कंडक्टर मैंने बताया हुआ है। थोड़ा सा पुराना सवाल है लेकिन बहुत खूबसूरत सवाल है। क्या सवाल? जे एडवांस का क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है जे एडवांस का। इलेक्ट्रिक कैविटी इन द curved electric cavity in curved within a perfect conductor, a positive charge q is placed at the center of cavity। ठीक है साहब, ऐसा बनाया एक कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर जो कैविटी है ना, वो कैविटी बनाया तुम्हें इलिप्टिकल, ऐसा कैविटी बनाया। ठीक है सर, कैविटी ऐसा बनाया। ठीक है, उसमें पॉइंट बना है ए एंड बी, और इस कैविटी के अंदर चार्ज रखा है क्यों? यहाँ पे पॉइंट बना है ए और यहाँ पे पॉइंट बना है बी। अब सुनना, कंडक्टिंग मटेरियल ये पूरा है जो ब्लू कलर से, उस कंडक्टिंग मटेरियल का एक पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। देखो यहाँ पे रेडियस तुम्हारा ज्यादा है, तो फ्लैट सरफेस रेडियस ज्यादा हो, यहाँ पे रेडियस कम है। अगर तुमसे बोले कि क्यू की वजह से यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा कि ये सिमेट्रिक, स्फेरिकल कैविटी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्रिक और कैविटी है। तो अगर एसिमेट्रिक है तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ चार्ज डेंसिटी कम होगा और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, सॉरी माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि प्लस क्यू अगर कैविटी में रखोगे, ये लास्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट में बताया था तुम्हें, प्लस क्यू रखोगे तो यहाँ पे माइनस क्यू थोड़ा सा चार्ज डेंसिटी कम रहेगा और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगा। क्लियर है? माइनस ए सब ऑप्शन पर हो। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए इन द कैविटी बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बी इन द कैविटी, गलत। अब बिग नो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक होता तो दोनों जगह पे सेम आता। अच्छा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ए और बी पे, ए और बी कैविटी का जस्ट सरफेस है, वहां से यहां सेंटर से तो यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही ना। अच्छा, और सेम नहीं होगा। क्यों सेम नहीं होगा? क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का अलग होगा। सर चार्ज तो हमने कंडक्टर पे दिया ही नहीं, न्यूट्रल है। सेंटर पे चार्ज रखोगे, इंडक्शन होगा यहाँ पे, और बाहर में प्लस जाएगा। ये तुमने अच्छे से सीखा है। तो चार्ज डेंसिटी एट ए बराबर चार्ज डेंसिटी एट बी, ये भी गलत है। पोटेंशियल एट ए बराबर, हाँ ये सही है, पोटेंशियल एट ए बराबर बी, क्योंकि कंडक्टर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता है, यही कंडक्टर का नेचर। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द कैविटीज क्यू एप्सिलॉन, हाँ ये भी सही है। अगर मैं यहीं पे कैविटी के बाहर सरफेस पर गॉसियन सरफेस लगा होता है, फ्लक्स कितना पास करेगा? क्यू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस कैविटी के अंदर टोटल चार्ज इंक्लोज्ड है प्लस क्यू, माइनस क्यू तो इस कंडक्टर के अंदर आ गया ना, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैविटी के सरफेस से पास करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ कैविटीज क्यू एप्सिलॉन नॉट, तो इसका आंसर जाएगा आपका 3 एंड 4। पहले बताओ, कंडक्टर का ये वाला सवाल आपको याद है जो मैंने कराया था? अच्छा, तो बस वही सवाल है, ये वही सवाल है एकदम सेम। क्या ये सवाल तुमको याद है कि एक हमने थिक कंडक्टर लिया था और थिक कंडक्टर के अंदर जो कैविटी बनाई थी वो स्फेरिकल कैविटी था, और एक ऐसा ऐसा कैविटी बनाया था, याद है? हाँ सर याद थोड़ा थोड़ा है। अब थोड़ा थोड़ा याद है तो बताओ, अगर मैं यहाँ क्यू चार्ज रख दूं, यहाँ पे क्यू चार्ज रख दूं, यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम। यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन यहाँ और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सेम होगी, यहाँ चार्ज डेंसिटी सेम नहीं होगी। डिपेंड करता है क्या क्या? तो चार्ज की वैल्यू तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ कर्वेचर, चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम। दो कंडक्टर को जोड़ दो तभी लगता है, एक कंडक्टर का अलग अलग रेडियस है तो भी लगता है। बताओ, 3 सवाल में तुम मुझे बताओ कि बहुत मेजर 4-5 थ्योरी रिवाइज हो गया कि नहीं? 3 सवाल में 4-5 थ्योरी रिवाइज हो गया कि नहीं? नेक्स्ट देखो, अ स्फेरिकल मेटल सेल ए, अब मेटल सेल है ए जिसकी रेडियस है आर है। ठीक है, मेटल सेल मतलब हॉलो मेटल स्फेयर है, सेल मतलब हॉलो, हॉलो मेटल स्फेयर, हॉलो मेटल स्फेयर हो गया। ठीक है, अ सॉलिड स्फेयर ऑफ बी, एक सॉलिड स्फेयर हमने लिया है बी, ये सॉलिड स्फेयर है बी। ठीक है, सॉलिड स्फेयर है बी ऑफ रेडियस आर बी, इसकी रेडियस है आर बी। ठीक है, आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, ये बड़ा है। ठीक है सर, इसको बड़ा बना लेते हैं ताकि दिखे, ये बड़ा है और ये छोटा है। केप्ट अपार्ट एंड ईच इज गिवन एज प्लस क्यू चार्ज, दोनों को हमने दूर रखा, दोनों को क्यू चार्ज दे दिया। ठीक है, नाउ दे आर कनेक्टेड बाय ए थिन मेटल वायर, दोनों को थिन मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया। अब मुझे बताओ, ये क्लास में किया हुआ है कि नहीं? कहने को जे एडवांस का सवाल है, लेकिन ये क्लास में किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? बताओ। मैं एक कमेंट तो बेटा कर दो कि क्लास में हमने किया है कि नहीं किया है। 100% ये हमने क्लिक किया हुआ है। कैसे? दो स्फेयर को कनेक्ट कराया था, हाँ बताओ। ये हॉलो स्फेयर है, ये मेटल सॉलिड स्फेयर है, लेकिन अगर सॉलिड और हॉलो अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होता है। चार्ज कहां जमा होगा? जिसकी रेडियस ज्यादा होगी। चार्ज याद करो, चार्ज प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। चार्ज कहां पे ज्यादा आएगा? जिसकी रेडियस ज्यादा होगी। बताओ किसकी रेडियस ज्यादा है? ए की रेडियस ज्यादा है, इस पर चार्ज ज्यादा जमा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस, अभी पीछे पीछे बात करी, तो सिग्मा ए आर ए, सिग्मा बी आर बी, ये भी सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ए के सरफेस पर देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस होता है, इसका रेडियस कम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगा, यहाँ पे कम आएगा। बी के सरफेस पर ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ए के सरफेस पे कम आएगा। चारों आंसर ऑल आर करेक्ट। बोलो एकदम मजा आ गया कि नहीं? जे एडवांस 2011 का सवाल है। अब बताओ, मैं क्लास में कराऊं? ठीक है, क्लास में तो इसको मैं 4 बार बता चुका हूं।
तो 4 बार बता चुका हूं, जे एडवांस 2011 का सवाल है, खत्म। रगड़ दिया कि नहीं रगड़ दिया जे एडवांस को, बोलो। अब देखो, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस टू क्यू, ये प्लस क्यू, माइनस क्यू, टू क्यू। ये सवाल इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में और पोटेंशियल में दोनों में मैंने कराया। हो सकता है कि एग्जैक्टली हेक्सागोनल पे नहीं कराया होगा, या नहीं कराया, बिल्कुल कराया, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल दोनों कराया। देखो ये टू क्यू चार्ज है, आंसर टू क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस माइनस क्यू है, ये माइनस टू क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, यही है गुरु, आंसर यही है। अब इसमें क्या बोला कि के बराबर क्या है, 6 पॉइंट चार्ज केप्ट इन इफेक्टिव वर्टेक्स और एलएनओ, सो फिगर गिवन दैट के बराबर, के की वैल्यू इतनी दी है, मतलब तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ना, के बराबर इसने बोला है क्यू बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। देखो यही बदतमीजी करता है जे एडवांस 2012 का सवाल, जेई एडवांस 2012 का सवाल है ये। पांचवा सवाल जे एडवांस का हम कर रहे हैं, पांचवा सवाल जे एडवांस का कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। क्या बदतमीजी किया उन्होंने, सॉरी फॉर द वर्ड्स, लेकिन किया क्या, के तो कांस्टेंट पढ़े हो तुम, हाँ, तो उन्होंने क्यू बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर को ई बोला, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमें कैसे पता चलेगा सर, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, तो क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना दिया, देखो 6 point charge are kept at the vertex of regular hexagon of side L and center O as shown in a figure given that K बराबर 1/4 pi epsilon naught Q by L square। तो अगर कोई चार्ज Q है वहां से L डिस्टेंस पर, Q चार्ज से L डिस्टेंस पर ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसको K बोल दिया, ठीक है। बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है साहब, आइए घबराना नहीं है। अब बताइए, अगर ये साइड लेंथ L है तो हेक्सागोनल में कॉर्नर से साइड लेंथ की डिस्टेंस L होती है। हेक्सागोनल एक ऐसा सिस्टम होता है जो स्क्वायर और ट्रायंगल से इजी है, क्यों, क्योंकि इसका साइड लेंथ और सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस सेम होता है। प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है वो तुमको के दिया है, तो के, और माइनस क्यू का इसी की तरफ हो जाएगा के, प्लस क्यू का इधर होगा के, माइनस क्यू का इसी की तरफ होगा के, प्लस टू क्यू का इधर होगा टू के, क्योंकि दो चार माइनस टू क्यू का ये होगा टू के। अब बताओ ये एंगल 120, हाँ, टू के सम कितना आएगा सर, टू के, तो दो दो चार दो छह, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सोच के बताओ, ये टू के और टू के सम टू के आ गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 6 के, 6 इंटू के की वैल्यू ये रही 6 क्यू बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। ऐसा आंसर है क्या, ऐसा आंसर है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 6 के अलोंग ओडी, ओ यहां है, सेंटर ओ से डी की तरफ देखो, ओ से डी की तरफ देखो, 6 के इधर है, वैल्यू भी नहीं निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, खत्म। जे एडवांस फोड़ दिया, रगड़ दिया, गर्दा उड़ा दिया कि नहीं, बताओ, यस सर। तो पोटेंशियल एट ओ इज जीरो, यहां पे पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, देखो प्लस क्यू का पोटेंशियल, प्लस क्यू का प्लस टू क्यू का, तो दो चार, सॉरी दो तीन चार पॉजिटिव चार्ज है और एक दो तीन चार निगेटिव चार्ज, तो टोटल पोटेंशियल जीरो का, ये भी सही है। पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट ऑन द लाइन पी आर इज सेम, पी आर किधर है, पी और आर, इस लाइन पे हर जगह पोटेंशियल सेम होगा क्या, देखते हैं, देखते हैं सेम होगा क्या। अब ये सोचने वाली बात है, जे एडवांस है, थोड़ा तो दिमाग लगाएगा। मान लो इस पॉइंट पे मैं हूं, जितना प्लस से डिस्टेंस उतना ही माइनस है, यहां पे पोटेंशियल जीरो, टू क्यू से जितना डिस्टेंस बनेगा माइनस टू क्यू से उतना ही बनेगा, माइनस क्यू से जितना बनेगा प्लस क्यू से उतना बनेगा, सिमेट्रिसिटी से देखो पोटेंशियल जीरो ही तो आएगा। एक मिनट, अगर मैं यहां पे बैठूं तो सुनना, इस प्लस से जितना डिस्टेंस होगा माइनस उतना डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, और देखो टू क्यू से ये जितना डिस्टेंस होगा माइनस टू क्यू से उतना ही डिस्टेंस होगा, और क्यू से जितना होगा इस माइनस क्यू से इतना ही होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं एक ऐसा लाइन बनाऊं, अब इस लाइन से इस तरफ और इस तरफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है, देखो प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस टू क्यू माइनस टू क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इस लाइन पर हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। बाप रे, तो पोटेंशियल होता है नेट चार्ज और नेट चार्ज का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस किसी इस पॉइंट से देखो कितना होगा, तो सेम होगा, इसका और इसका डिस्टेंस सेम होगा, इस प्लस माइनस चार्ज का डिस्टेंस। एडवांस मान के लियो भाई, लेकिन तू डाल डाल तो मैं पात पात, एकदम सही है। पोटेंशियल ऑल द पॉइंट ऑन द एसटी लाइन, ये लाइन एसटी है, अगर मैं यहां पे पोटेंशियल देखूं तो देखो इफेक्टिवली निगेटिव चार्ज से मैं पास आ गया और सारे पॉजिटिव चार्ज से दूर हो गए, ये गलत है, तो तुम्हारा आंसर जाएगा इसका 1 2 एंड 3, जे एडवांस 2012 रगड़ दिया। बोलो मजा आया कि नहीं आया, और इफेक्टिव मेथड है कि नहीं है, सारा जे एडवांस में आपको बहुत शिद्दत से आराम से आपको करा दो अगर करना है। जे एडवांस 2011 अगेन सारा मैं बहुत शिद्दत से आपको आराम से करा दूं अगर आपको करना है, ठीक है। क्लास में जिसको नहीं करना वो छोड़ भी सकता है। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं, हाँ सर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में तो क्लास में ही करा दिया था, यहाँ पे असाइनमेंट में करा दिया, आगे सारा जे एडवांस 80% जे एडवांस में तुमको खत्म करा दूंगा, मेरा वादा है। यही मैंने 12th में तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा सोचा था, थोड़ा मेहनत करेंगे, क्लास में पूरी कंसेप्ट। देखो भाई ऐसा है कि जे एडवांस ऐसा नीट में सवाल आ सकता है रिलेवेंस वाला,
प्रैक्टिस कर लो, बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन वो कभी नहीं आएगा, ठीक है। नीट का गए मेला, जैसा नीट का गेम चल रहा है, जेई मींस होमवर्क में पूरा करा रहा हूं तुम्हें, क्लास में पूरा करा रहा हूं तुम्हें, नीट का पीवाईक्यू करा रहा हूं, जे एडवांस असाइनमेंट में पूरा करा रहा हूं। बता बता भाई, चल जे एडवांस 2011 ज्ञान बता क्या पूछा। ये ज्यादा ही पूछ रहा है इस बार। हाँ सर, देख, which of the following statement is correct? If the electric field due to point charge varies as 1/r का पावर -2/5, मतलब r का पावर 2/5, ये कह सकता हूं मैं 1/r का पावर 5/2, ऐसे अगर वेरी करेगा इंस्टेड ऑफ r का पावर -2, मतलब E इज इक्वल टू r का पावर -2, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, देन गॉस लॉ विल स्टिल वैलिड। नहीं, गॉस लॉ का प्रूफ अगर आप देखेंगे तो वहां पे सॉलिड एंगल जब लेते हैं तो 1/r स्क्वायर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और तभी 4πr स्क्वायर से r स्क्वायर कटता है। अगर आप r का पावर 5/2 लोगे तो नहीं होगा गॉस लॉ, इसके लिए सही। गॉस लॉ कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल से गॉस लॉ बनाओगे, वहां पे आपने कुलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, गॉस लॉ से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाओगे, सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस आप बना नहीं पाओगे 2 पॉइंट चार्ज को अलग अलग रख के, ठीक है। तो गॉस लॉ वहां पे वैलिड होगा, फ्लक्स आप निकाल लोगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वहां नहीं निकाल पाओगे। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज जीरो, 2 पॉइंट चार्ज कैसा नहीं पता, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। If the electric field between 2 point charge is zero somewhere, if electric field between 2 point charge is zero somewhere, then sign of the two charges must be same। एकदम सही है ये। अगर मान लो प्लस है और प्लस आइडेंटिकल चार्ज के लिए बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इस प्लस का इससे आवे, इस प्लस का इससे आवे, माइनस से माइनस है तो इसकी तरफ अपोजिट हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में जीरो होगा, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए, एकदम सही है, या दोनों नेगेटिव चार्ज होनी चाहिए, तो सही है। अगर एक प्लस एक माइनस होगा तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। The work done by the external force in moving a unit positive charge from point A at potential VA to potential VV is VB minus VA. The work done by the external force moving a unit positive charge, अच्छा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स का होता है Q डेल्टा V, Q1 हो गया, फाइनल पोटेंशियल VB माइनस V, एकदम सही आ रहा है ये तो, 3 और 4 मेरे हिसाब से सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6/4, ये जे एडवांस 2022, अभी 2 साल पहले का सवाल है, और ये सवाल बहुत खूबसूरत लगा, सवाल बहुत खूबसूरत लगा। क्या सवाल है, ध्यान देखिए। ये कह रहा है हेक्सागन बनाए। देखो बेटा, मैं रिस्क ले रहा हूं, कई लोग ये सोच सकते हैं कि सर जे एडवांस नहीं कराते हैं, तो मैं तुमको क्या कर रहा हूं कि जे एडवांस के सारे 80% सवाल मैं तुमको करा रहा हूं, लेकिन असाइनमेंट में दे, ताकि आपको भी लैंग्वेज पढ़ने की आदत हो जाए, आपको भी लैंग्वेज पढ़ने का टाइम मिल जाए, और मैं आपको सॉल्यूशन बहुत शिद्दत से करा दूं। 11th पूरा में 70 से 80% हर चैप्टर में मैंने जे एडवांस के सवाल आपको करा दिए, लेकिन वो क्लास में ही कराए। अब इतना समय आपके पास नहीं है कि आप सारे सवाल क्लास में कर पाए, और मेरे पास भी पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कंसेप्ट है। अगर सिर्फ जे एडवांस में क्लास में करता रहूं तो नीट छूट जाएगा, ठीक है, इसलिए। अब देखो यहाँ पे जे एडवांस 2022 में क्या सवाल बना, इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने हेक्सागोनल लिए, लेकिन हेक्सागोनल के कॉर्नर पे चार्ज नहीं रखे। कहाँ चार्ज रखे, तो चार्ज उन्होंने रख दिए, चार्ज उन्होंने रख दिए यहाँ पे ऐसे। तो ये कहाँ रखे, अलग अलग जगह पे रखे, लेकिन सिमेट्रिक रखे, यहाँ से एंगल 90 डिग्री। अब देखो 6 चार्ज आर प्लेस्ड अराउंड द रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड ए। हेक्सागोनल का साइड ए है, मतलब इसका साइड लेंथ ए है, ठीक है, लेकिन चार्जेस जो रखे इसके कॉर्नर पे नहीं रखे, यहां पे सिमेट्रिक रखे, यहां पे ऐसे, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा है मिड से ऐसे, ठीक है, ओके। और ये पॉइंट पे चार्ज नहीं रखा, इसको एक्स बोलते हैं। 5 ऑफ देम हैव प्लस क्यू चार्ज एंड द रिमेनिंग 1 हैज चार्ज एक्स, इस पर चार्ज एक्स रखा, ठीक है। 1 हैज चार्ज, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ईच ऑफ द नियरेस्ट हेक्सागोनल साइड पासेस थ्रू द सेंटर ओ of the hexagonal and bisect by the side, bisect मतलब बीच के परपेंडिकुलर जा रहा है, ऐसे देखो bisect इसको बोलते हैं, ठीक है, ओके। of the hexagonal side bisect which of the following statement correct। तो इसको आगे बढ़ने से पहले एक बात समझना, एक्चुअल में हेक्सागोनल ए साइड का दिया और चार्ज उसने 6 रखे हैं, 5 क्यू है, 1 एक्स है। अगर तुम ढंग से देखोगे तो ये भी सिमेट्रिक रखा है, देखो ये क्यू और ये क्यू, ऐसा पॉइंट बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, एक्चुअल में हेक्सागोनल बन रहा है। अब देखना मजा आएगा, मतलब वो जो हेक्सागोनल दिया है ए साइड लेंथ का, उस पर चार्ज नहीं रखा है। ये जो हेक्सागोनल दिया है ए साइड लेंथ का, उस पर चार्ज नहीं रखा है। ए साइड लेंथ का हेक्सागोनल दिया, उस पर चार्ज नहीं रखा। चार्ज कैसे रखा, बोला कि इस सेंटर से ऐसे बाइसेक्टर लाइन में यहां गया, यहां पे क्यू चार्ज रखा, ऐसे बाइसेक्टर लाइन यहां गया, यहां पे क्यू चार्ज रखा, क्यू चार्ज रखा, ऐसे बाइसेक्टर लाइन पे गया, क्यू चार्ज रखा, एकदम परपेंडिकुलर, इससे एकदम परपेंडिकुलर पे यहां गया, क्यू चार्ज रखा, यहां गया एक्स चार्ज रखा, यहां गया एक्स चार्ज, क्यू चार्ज रखा।
अब मैं कहता हूं मैं अगर इसको मिला दूं तो कैसा बनेगा सर? ये यहां से ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। ये क्या है? ये भी हेक्सागोनल है। हाँ, तो साफ साफ बता नहीं सकता था, नहीं घुमा के बताया। अब सुनो, इस हेक्सागोनल का साइड लेंथ कितना होगा? तो जितना इस हेक्सागोनल के कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस होगी, हाँ वो कितनी होगी? अब सुनो ध्यान से, हमें पता है, हमें पता है कि सिमेट्रिक डिस्टेंस है, ये और ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो हम ये पता है कि ए है, यस और नो? हाँ, ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा ना, ये डिस्टेंस आप कह रहे हो कि हेक्सागोनल में जब हम ऐसे कनेक्ट करते हैं तो ये डिस्टेंस आपका ए है, तो आप ये कह रहे हो निकालने के लिए। हाँ, तो टोटल 120 है तो ये 60 होगा। हाँ, तो 60 डिग्री ये है तो ये √3a/2 होगा। तो ये होगा तुम्हारा √3a/2 और ये डिस्टेंस बराबर है, तो ये √3a/2, ये √3a/2, तो ये टोटल डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा √3a। बताओ, √3a/2, √3a/2, तो टोटल मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस बोल रहा हूं √3a। यस और नो? सर मजा आ गया। ये डिस्टेंस टोटल आएगा √3। अब मैं आपसे बोलूं ये क्यू चार्ज, हमें √3a डिस्टेंस पता है, साइड लेंथ ये कितना हो गया बोलो? तो ये आ गया तेरा √3a। बताओ, √3a, ये डिस्टेंस √3a, ये डिस्टेंस √3a। अब बताओ, इफ x बराबर q देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज 0। अगर मैं इसको भी q चार्ज रख दूं x के बराबर, तो इस हेक्सागोनल के जिसका साइड लेंथ √3 है, सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस √3 है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0, क्योंकि आइडेंटिकल चार्ज q q q q q q, तो सही हो गया। दूसरा देखो, इफ x बराबर -q देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसको मैं -q रखता, इस q का इस q से कैंसिल, इस q का इस q से कैंसिल, इस q का और इस q का नीचे की तरफ दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2 × E। 2 क्योंकि -q और +q का सेम डायरेक्शन है। इस q का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा? ये -q का कितना होगा लिखो, तो ये होगा k, k को रख दो 4πε0 q बटा 4πε0 इंटू डिस्टेंस √3 है, सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस √3 का होल स्क्वायर। अब देखना जरा, 2 से √2 का होल स्क्वायर कट जाएगा, तो q बटा 4πε0 इंटू a स्क्वायर, ये आ रहा है। q बटा 4πε0 a स्क्वायर, ये आ रहा है। ये गलत लग रहा है क्या? एकदम गलत है। देखो, इफ q बराबर -q देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना गलत आ रहा है। -q रखोगे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होंगे। एक मिनट, कैलकुलेशन गलत कर दी मैंने, कैलकुलेशन गलत कर दी क्या मैंने? एक मिनट, कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड? 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? q बटा 4πε0 इंटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितना? √3 है। ओहो, √3a का होल स्क्वायर मैंने √2a कर दिया, तो 2 से 4 को काटोगे 2, तो q बटा 2πε0 इंटू √3a का होल स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा q बटा 3 दूना 6, 6πε0 a स्क्वायर। बोलो, q बटा 6πε0 a स्क्वायर। देखो ये तो सही लग रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखो, व्हेन x बराबर 2q, यहाँ पे 2q रखते हो, देन पोटेंशियल एट O इज इतना, x को 2q रखते हो। अगर मैंने 2q रख दिया तो पोटेंशियल तो से स्केलर होता है, ये दो चार्ज इतने डिस्टेंस पे, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, टोटल 7 चार्ज आ जाएंगे, तो पोटेंशियल होगा 7kq बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस √3 है, कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस √3 है, तो ये तुम्हारा 7q बटा 4πε0 √3 है। 7q बटा 4πε0 √3 है, 7q बटा 4πε0 √3 एकदम सही आ रहा है यार। पहला, दूसरा, तीसरा भी सही है। When x बराबर -3q देन पोटेंशियल एट O इज -3q रखोगे तो 3, 1 2 3 को काट जाएगा, 2 चार्ज की वजह से बचेगा। 3 चार्ज लिखा है, मेरे हिसाब से गलत आएगा, एक बार वेरीफाई कर लेना। तो आंसर आ रहा है 1 2 3। अब देखो, भले ही मैंने इसमें 3-4 मिनट लगाए, तो 3-4 मिनट लगा के मैंने सवाल सॉल्व किया कि तुम्हें समझाया भी, तो 3-4 मिनट लगा के मैंने सवाल को बहुत अच्छे से तुमको विजुअलाइज करा दिया, समझा दिया, अच्छे से तुमको फील करा के सॉल्व करा दिया। अब जितना मैं तुमको करा रहा हूं उसका तुम 30% भी कर लेते, 30% जितना मैं करा रहा हूं, तो IIT में तेरा एडमिशन हो जाता, जे एडवांस में 30-35% कट ऑफ जाता है। 30%, 35% में तो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाता है। और बताओ, जितना मैं तुमको करा रहा हूं उतना तुम कर लेते कि नहीं? देख इधर, जे एडवांस 2024, अगेन जे एडवांस 2024, जी एडवांस, यस, लगातार कंसेक्यूटिव 8वां सवाल है जे एडवांस का। चल देख, a small electric dipole P naught, ठीक है सर, P naught having a moment of inertia I and its center, it's kept at a distance small r from the center of the spherical cell of radius r. The surface charge density sigma uniformly distributed on the spherical cell
The dipole is initially oriented at a small angle theta as shown in figure. While staying at the distance small r, the dipole is free to rotate about its center. ठीक है, free to rotate about its center, ऐसे free to rotate है. अब ये क्या वाला small electric dipole having a moment of inertia I, ठीक है, kept at a distance r from the center of spherical shell of radius r, ठीक है. अब इस पर स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस r है, मान लो इस पर चार्ज जो भी होगा q या सिग्मा दिया है ना, चार्ज सिग्मा दिया, हमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया, ठीक है भाई. तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी दिया है तो इस पर चार्ज टोटल कितना हो जाएगा, q इंटू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर. चार्ज क्या होता है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, तो ये चार्ज आ गया. अब यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि रेडियल डायरेक्शन में जाता है ऐसे, हाँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डाइपोल दोनों के बीच में एंगल थीटा, तो इस पर टॉर्क कितना लगेगा, तो उसी पॉइंट पे जो इस पर टॉर्क लगेगा वो लगेगा पी ई साइन थीटा. पी की वैल्यू बोलो सर पी नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो सर के, चार्ज क्यू, क्यू की वैल्यू है सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बटा डिस्टेंस आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई डिस्टेंस स्मॉल आर ना, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू, क्यू की वैल्यू ये निकाल दी हमने, तो के क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये लिखोगे. टॉर्क बराबर आप लिख सकते हो आई इंटू अल्फा, तो अल्फा हो जाएगा पी नॉट सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू थीटा, अगर स्मॉल ऑसिलेशन देखते हैं, बटा के की वैल्यू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आई. इतना लिख सकता हूं. कैंसिल क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है तुम्हारा पाई से पाई, 4 से 4, बस इतना कैंसिल हो रहा है. ये बचा पी नॉट सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बटा इप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर आई इंटू थीटा. एंगुलर एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को छोड़ दोगे, ये जो बचेगा वो क्या होगा, तो ये जो बचेगा वो होगा सिंपल सिंपल सीधा सीधा, सिंपल सिंपल सीधा सीधा ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा आ गया तेरा रूट अंडर पी नॉट सिग्मा आर स्क्वायर बटा इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आई, तो टाइम पीरियड आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई रूट अंडर इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आई बटा पी नॉट सिग्मा आर स्क्वायर. फुल ऑफ ऑप्शन देखो, डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर, एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर, एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर नहीं, गलत है, क्योंकि ये किसी भी सेंटर से आर डिस्टेंस मेजर कर रहा है, लेकिन वो किसी वैल्यू ऑफ आर पे बोला है. अगर आर तुम्हारा कैपिटल आर से छोटा होता तो अंदर तो फील्ड जीरो है. ओहो, द डाइपोल विल अंडरगोज ए स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर, ये सही है. द डाइपोल विल अंडरगोज ए स्मॉल ऑसिलेशन विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतना, स्मॉल आर बराबर 2 आर वैल्यू रख दी. अच्छा, बोला है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतना होगा जब स्मॉल आर की वैल्यू 2 आर है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने निकाला हुआ है ओमेगा, ओमेगा तुमको चाहिए स्मॉल आर बराबर 2 आर पे रख दो. बोलो क्या है, रूट अंडर पी नॉट सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बटा इप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर को क्या रखेंगे 2 आर, तो 4 आर स्क्वायर इंटू आई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये आएगा पी नॉट सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट 4 आई. पी नॉट सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट 4 आई है, नहीं है, नहीं मैच कर रहे तो ठीक है भाई, नहीं होगा फिर तो कुछ गलत तो नहीं किया मैंने. देख लेता हूं, द डाइपोल अंडरगोज स्मॉल ऑसिलेशन विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतना, ये देखो भाई, यहां रखोगे, यहां रखोगे पी नॉट सिग्मा आर स्क्वायर बटा 10 रखोगे, 10 आर का होल स्क्वायर 100 आएगा, तो नीचे 100 इप्सिलॉन, ये तो सही बैठ रहा, नीचे 100 आ जाएगा. जैसे यहाँ पे मैंने स्मॉल आर को 2 आर रखा, तो स्मॉल आर कहाँ है, स्मॉल आर है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की बात ही नहीं करी है, स्मॉल इप्सिलॉन नॉट इनटू, तो स्मॉल आर को अगर मैं 2 आर रखूंगा तो नीचे 4 का फैक्टर आएगा, 10 रखूंगा तो नीचे 100 का फैक्टर आएगा, तो ये आंसर होना चाहिए. तो इसका आंसर बैठ रहा है 2 एंड 4, इसका आंसर बैठ रहा है 2 एंड 4. बताओ, समझ में आया अच्छे से, समझ में आया अच्छे से. देखो जी एडवांस का सवाल है, हो गया 4 मिनट में सवाल. नेक्स्ट देखो, a charge plus q fixed at each of the point x or x naught, 3x naught, 5x naught and infinity. Find each fixed at each of the point x बराबर 2x naught, 4x naught, 6x naught. अच्छा माइनस क्यू रखा है इतने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. तो चार्ज क्यू रखा है तुम्हारा x नॉट पे, ठीक है, x नॉट पे, फिर 3x नॉट पे, फिर 5x नॉट पे. अच्छा, और डिस्टेंस पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, और फिर रखा है माइनस क्यू 2x नॉट पे, 2x नॉट पे माइनस क्यू, और फिर रखा है 4x नॉट पे माइनस क्यू एंड 6x नॉट पे माइनस क्यू. टेक द, ठीक है, x नॉट इज द पॉजिटिव डिस्टेंस, टेक द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट अ डिस्टेंस स्मॉलर इज इतना, इन पोटेंशियल एट द ओरिजिन ड्यू टू द एबव सिस्टम. बोला क्यू चार्ज का पोटेंशियल इतना होता है आर डिस्टेंस पे, तो इस एबव सिस्टम का पोटेंशियल ओरिजिन पे बताओ क्या होगा. इसका पोटेंशियल लिखोगे के क्यू बाई एक्स नॉट, पोटेंशियल स्केलर होता है, माइनस के क्यू बाई 2x नॉट प्लस के क्यू बाई 3x नॉट
प्लस क्या आ गया, क्यू है ना, ठीक है, 3x0 माइनस के क्यू बाई 4x0 प्लस के क्यू बाई 5x0 प्लस के क्यू बाई माइनस के क्यू बाई 6x0। अब यहां से कॉमन निकाल दो के क्यू बाई x0, तो बचेगा 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस 1/5 -1/6 सोना। तो मैंने ये सवाल इसलिए नहीं दिया था कि आप इसको सॉल्व कर ले, क्यों नहीं दिया था, ये तो आसान है, जीपी हो गया, बस इसीलिए दिया था कि तुम ये सीखो ये जीपी नहीं है। क्या हार्मोनिक प्रोग्रेशन है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन पर्टिकुलर दो के बीच में कॉमन रेशियो से बनता है। 1/8 1/6 1/5 का कॉमन रेशियो 6/5। उधर देख -6/5, ये 5/4, ये 3/2, ये जीपी नहीं है। बस इसी के लिए तुमको सवाल दिया था। अगर तूने ये समझ लिया तो भाई टॉप नीट के टॉप 100 में रहेगा। अगर तूने यहां तक ये सब चीजें समझते हुए चल रहा है तो ये जीपी नहीं है। क्या है सर? ये लॉगरिथम का एक्सपेंशन है। एक्चुअल में इसका आंसर होगा के क्यू बाई एक्स नॉट इंटू ln2 का ये एक्सपेंशन होता है ln2 का, ये पूरा वैल्यू ln2 के बराबर है। ठीक है, तुम्हारा ये आंसर होगा 14। तो कैसे आएगा तो हमको पता ही नहीं। हाँ, तो ये मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तुमको नहीं पता चलेगा। पूरा मैथमेटिक्स का है खेला है इसमें, पूरा मैथमेटिक्स में, फिजिक्स नहीं। फिजिक्स बस इतना लिख पा रहे हो, यही है। फिजिक्स सीख गए और तुम ये समझ गए थे कि जीपी नहीं, तो बोल दो कि सर जे एडवांस फोड़ दिया। बस इतना ही तुमको समझना, जीपी नहीं है। अरे बहुत लिमिटेशन है ना जे एडवांस और नीट में। कैसे नीट में जे एडवांस लगाओगे भाई? वहां पे मैथमेटिक्स की बहुत सारी चीजें यूज होती है जो तुम्हारे सिलेबस में कोसों दूर तक नहीं है। चलो, hollow metal sphere of radius 5 सेंटीमीटर charged such that potential on its surface is 10 वोल्ट। क्या है? hollow metal sphere के सरफेस पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो अंदर हर जगह 10 वोल्ट ही रहेगा। देन पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर पे भी 10 वोल्ट ही रहेगा। क्या सवाल है? पट 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 पट। देखो, पॉइंट चार्ज q मूव्स फ्रॉम द पॉइंट p टू द पॉइंट s along द लाइन PQRS। ठीक है, p कहाँ है? p यहाँ है। p से q पे गया, q से r पे गया, r से s पे गया, s से y पे गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। PQRS सबका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो हमें पूछा वर्क डन बाय द फील्ड इन द अबव प्रोसेस। वर्क डन बाय द फील्ड सिर्फ डायरेक्टली होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, बीच का कोई हमें नहीं समझना। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो, तो पी का कोऑर्डिनेट दिया है a, b, 0 और y का कोऑर्डिनेट दिया लास्ट में कहां पहुंचा है? पी क्यू आर एंड एस पे पहुंचा। अच्छा, एस पे पहुंचा, तो पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस 0,0,0 एस है तुम्हारा 0,0,0। अच्छा, ये वाई कोऑर्डिनेट दिया। अच्छा छोड़ो, पी से हम गए क्यू पे, क्यू से गए हम आर पे, आर से गए हम एस पे, तो हम पी से एस तक पहुंचे हैं। जब हम पी से एस तक पहुंचे हैं, इधर एक्स एक्सिस है, उधर वाई एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में, तो हमें बोला है वर्क डन बताओ, है ना? क्या बोला है? वर्क डन। तो वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन बराबर होगा क्यू इंटू डेल्टा वी। ठीक है, क्यू इंटू डेल्टा वी, जिस चार्ज को घुमा रहे हो वो चार्ज तुम्हारा हो गया क्यू। ठीक है, डेल्टा भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू पोटेंशियल इंटू डिस्टेंस, ये लिखोगे। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हारा पूरा का पूरा एक्स में है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में, और तुम्हारा जो डिस्टेंस है डेल्टा डी वो लिख लो। तो फाइनल है 0,0,0, 0 प्लस 0 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, और माइनस इनिशियल है ए आई कैप माइनस बी जे कैप। ये तुम्हारा चेंज इन पोजीशन हो गया। चेंज इन पोजीशन लिखोगे? हाँ, तो देखो ऐसे समझो, मैं एक स्टेप और एक्सप्लेन करता हूं। देखो, वर्क बराबर होता है क्यू डेल्टा वी, होता है। वर्क बराबर होगा क्यू डेल्टा वी को लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेल्टा आर का डॉट। डेल्टा आर है दो पॉइंट के बीच का चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन ये लिख लिया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये तो 0 0 0 माइनस ए आई कैप माइनस बी जे कैप, तो चार्ज क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरा का पूरा तुम्हारा एक्स में है, तो ई आई कैप इनटू माइनस ए आई कैप माइनस बी जे कैप। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो ई इंटू ई आई कैप ए आई कैप, तो ये बनेगा ई ए, तो माइनस क्यू ई ए और आई का जे के साथ हो जाएगा 0। ये आपका आंसर है। डेल्टा आर क्या होता है? डेल्टा आर होता है आपका, सॉरी डेल्टा वी क्या होता है? अभी ये सॉरी ये डेल्टा वी, हाँ डेल्टा वी क्या होता है? ई डॉट डेल्टा आर, डेल्टा वी ई डॉट डेल्टा आर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ, सर आसान है, हो गया। नेक्स्ट देखो, figure shows line of the constant potential in a region in which electric field is present। ठीक है, electric field is present, electric field is present, the value of the potential are written in the bracket, the point A, B and C, the magnitude of electric field is greatest at the point। सुनो, क्लास में ये एग्जैक्ट तुमको कराया है, जे एडवांस का सवाल है, क्लास में कराया हुआ है। क्या ये गैप यहाँ कम है, ये गैप ज्यादा है, ये गैप भी ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हारा होता है वो होता है dV by dr। ये सर नो, हाँ सर। अब बताओ, इस दोनों पॉइंट में
10 से 20 का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। क्या हर पेयर के लिए डेल्टा भी सेम है? हर दो लाइन के बीच में बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए डेल्टा भी क्या है? सेम है। यहाँ पे पास पास है, डी आर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तेरा बी पे ज्यादा होगा सी के कंपेयर में या ए के कंपेयर। मैक्सिमम पूछा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर तेरा मैक्सिमम होगा। दैट्स इट, खत्म, जे एडवांस खत्म। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द थिन, जे एडवांस 2012 का सवाल, जे एडवांस 2012 का सवाल। सवाल देख लीजिए अच्छे से, समझते हैं इसको। ये क्या है? ये कह रहा है द कंसीडर थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ठीक है, with the center at the origin carrying uniformly positive surface charge density, the variation of the magnitude of electric field ER and the electric potential VR with the distance R from the center is best representation by the graph. Consider thin spherical cell. Thin spherical cell मतलब hollow cell. hollow के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली कौन सा नहीं दिया है और पोटेंशियल नहीं दिया है। तो hollow के लिए हम जानते हैं अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और पोटेंशियल कांस्टेंट, तो गलत है ना भाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पोटेंशियल नहीं होता। और अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो गलत है। अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये भी गलत है। अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली गलत है। ये देखो पोटेंशियल इसको मान सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो, सरफेस से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा चौथा आंसर हो। तो ये समझ नहीं आया कि कौन इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन पोटेंशियल, यही तो जे एडवांस है। तो बताया नहीं कि कौन इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन पोटेंशियल, तुमको पेयर समझना है। तो तुम हॉलो स्फीयर के लिए ये बनाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ऐसा, स्मॉल आर और कैपिटल के बाद, और पोटेंशियल ये बनाते हो। अब ये दोनों किसमें बैठ रहा है, इसी दोनों का पैटर्न, वो सही हो जाएगा, काम खत्म, ज्यादा सोचना ही नहीं है। देखो 14 नंबर सवाल, जे एडवांस 2007, लगातार 14 सवाल जे एडवांस का। पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर केप्ट एट 0,0, a/2। तो 0,0, a/2, ओके सर जी, एंड 0,0, -a/2। तो ये आएगा 0,0, -a/2, ठीक है। Respectively, the work done by the electric field when the another positive point charge is moved from -a 0,0 से लेकर के -a, अरे -a/2, अच्छा नहीं नहीं एक मिनट, 0,0, -a/2, ठीक है, x y 0 z a/2 है, और ये है 0,0, -a/2, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है। अच्छा नेगेटिव पॉइंट चार्ज, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। The work done by the electric field when the another positive point charge is moved from -a, 0,0, माइनस ए कहाँ होगा, तो मान लो कहीं यहाँ पे माइनस ए है और प्लस ए यहाँ पर लेके गया, तो वर्क डन कितना होगा। जे एडवांस का सवाल है, सारा खेला कोऑर्डिनेट का है। आओ समझाता हूँ, अब मैं समझ गया सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल कहना चाह रहा है कि एक्स वाई जेड, अगर मैं इसको एक्स बोलता हूँ, इसको मैं जेड बोलता हूँ और इसको मैं बाहर को वाई बोलता हूँ, मेरी मर्जी, बना ले जेड ले ले, रोना मत भाई, रोना मत, ये वाई हो गया, ठीक है, ये वाई हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि x में 0, y में 0, z में a/2, तो z में a/2 कहां होगा, यहां पर होगा 0,0, a/2, और पिछवाड़े में यहां पे होगा 0,0, -a/2, ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसा लाइन है। इस लाइन पे कहीं यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ओके। अब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिया मैंने -a, 0,0, माइनस है मतलब एक्स एक्सिस में कहीं माइनस है, हाँ, मतलब यहां पे है तुम्हारा -a, और इसको मैंने उठाया है -a, 0,0, मतलब जेड भी जीरो, वाई भी जीरो, एक्स पर यहाँ पे है, और यहां लेके गया है, नहीं यहाँ नहीं लेके गया, यहां लेके गया है मैं 0,a, 0 पे, तो वर्क डन बताओ। बताओ भाई, जीरो आंसर आया, क्यों? पोटेंशियल देख दोनों पॉइंट पे सेम है। ये ना एक डाइपोल की बात करिए, डाइपोल किधर रखा है, एक्स एक्सिस में, तभी डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई में 0, जेड में a/2 और जेड में -a/2, ऐसे डाइपोल रखा है। ये एक्स एक्सिस, ठीक है सर, ये तुम्हारा जेड एक्सिस और ऊपर वाई एक्सिस, ठीक, ऐसे समझ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे हो गया, ये जेड एक्सिस। अब चार्ज कहाँ रखा है, यहां और इधर रखा है चार्ज, ठीक है। अब तुमसे पॉइंट कहां बोल रहा है, ऐसे चार्ज रखा, तुमसे पॉइंट बोला है यहाँ पे, तो क्या इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल लाइन हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल बोल दोनों का जीरो और यहाँ पे पोटेंशियल बोल जीरो, तो जीरो पोटेंशियल से जीरो पोटेंशियल पे गया एक्चुअली। और समझाता हूँ, ऐसे समझ, ऐसे समझ, रुक जा, तो जल्दी बताओ, पनवेल निकलना है, हाँ, ये नहीं बोलेगा सर जल्दी करा दो हमको नीट निकालना है, नहीं हमको पनवेल जाना है, पनवेल ही जाएगा तुम, ऐसे समझ।
ये सवाल है तेरा, ऐसे समझ, ये तेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, समझ में आ गया? हाँ सर, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब पॉइंट तुमको एक बोला यहाँ पे और दूसरा पॉइंट यहाँ बोला, ये पॉजिटिव चार्ज ये निगेटिव चार्ज है, या ये निगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव है, या ये निगेटिव ये पॉजिटिव है। इन दोनों की वजह से इसके बाइसेक्टर लाइन पे यहाँ पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। वर्क डन यहाँ से यहाँ तक देख क्या होगा? ऐसे है, ऐसे समझ ली, ये समझ, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों इक्वेटोरियल लाइन ही तो है। और कराया था तुम्हें माइनस क्यू प्लस क्यू, अगर ये है दोनों कैसे मिला है, तो तुम्हें एक लाइन नहीं मिलता, ऐसे एक पूरा का प्लेन मिलेगा, ऐसे यहाँ पे इक्वू पोटेंशियल रीजन होगा, प्लेन मिलेगा, इक्वू पोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि इसके इक्वेटोरियल लाइन पे यहाँ जाओगे पोटेंशियल तो सेम ही मिलेगा। बहुत मजेदार सवाल। नेक्स्ट देखिए, तुमको वी दिया है, एक जेई मेन का सवाल है, ठीक है। वी दिया है, 3x², इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस dv बाई dx, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा माइनस बार, v को रखेंगे हम 3x², v को रखो 3x², d इंटू 3x² बाई dx, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा माइनस बार 3x² हो जाएगा, 3 कांस्टेंट बार x² का डिफरेंस 2x, तो ये हो गया -6x। x की वैल्यू 1, z कोऑर्डिनेट है नहीं, x 1 रख दो, तो -6 आ रही है, तो 6 वोल्ट पर मीटर आ रहा है, डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन E बराबर, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में गिवन है, वो गिवन है ax प्लस b, दोनों में आई कैप लगा, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। वेयर a इज 20 एंड b इज 10, a इज 20 x प्लस 10 आई कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई। पोटेंशियल एट x बराबर 1 इज v1 एंड पोटेंशियल एट x बराबर -5 इज v2, देन फाइंड v1 माइनस v2, ओके। हम जानते हैं क्या, dv बराबर ई डॉट डी आर होता है, हाँ सर। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, हम v1 पे है तो v1 का कोऑर्डिनेट क्या है 1, और जब हम v2 पे पहुंचे तो v2 का कोऑर्डिनेट क्या है -5, और ये माइनस है फॉर्मूले में जो भूल गए थे। dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस बार, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 20x इंटू डी एक्स डॉट 10 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो 1 से -5 तक, आराम से बेटा। हमसे क्या पूछा, v1 माइनस v2, ठीक है, ये उल्टा है तो कोई बात नहीं, इसको इन्वर्स कर दोगे अगर, v1 माइनस v2 एज इट इज, इसको इन्वर्स कर दोगे तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन तुम्हारा बचेगा 20x इंटू डी एक्स प्लस 10 dx, लिमिट लगा दो तुम यहां से 1 से -5 और 1 से -5, चलो भाई v1 माइनस v2, 20 बाहर, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² बाई 2, लिमिट है 1 से लेकर -5, 10 बाहर, इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट हो जाएगा 1 से -5, ये 20 को 2 से काटोगे 10, x के जगह पे -5 रखोगे, -5 का होल स्क्वायर 25 इंटू -1, सही आ रहा है, प्लस 10 बार x की जगह पे रखोगे -5, माइनस फॉर्मूले का, और फिर रखोगे लोअर लिमिट 1, सही है। तो ये आ रहा है 10 इंटू 25 में से 1 जाएगा 24, प्लस 10 इंटू -5 -1 -6, तो ये हो गया 240 माइनस 60, 240 में 60 घटाओगे तो 180 आएगा, क्या है कहीं, ये देखो, ये तो चमक रहा है 180, पहला आंसर आ गया। बहुत तगड़े तरीके से हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये सवाल क्लास में कराया हुआ है तुम्हें ऐसे, बताओ यस और नो। नेक्स्ट देखो, सेशन डिजाइन, कोई बात नहीं, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन जीरो होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके ये बात बताई थी, ठीक है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लॉन्ग पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर रहता है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग ले जाओगे तभी तो वर्क डन होगा। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रिक चार्ज इधर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज इधर फोर्स लगाएगा, तुम परपेंडिकुलर ले जाओगे तो वर्क डन जीरो होगा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लो किसी रीजन में तुम चल रहे हो, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो क्यू चार्ज को घुमाने में वो क्या होगा, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ऐसे है, ऐसे है, और क्यू चार्ज को तुम ऐसे लेके जा रहे हो, बताओ वर्क कितना होगा, जीरो। वही तो कह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, बट आर इज नॉट अ करेक्ट, नहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आंसर तुम्हारा चल जाएगा फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन अ फ्री स्पेस अ पार्टिकल ए ऑफ चार्ज 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, हेल्ड फिक्स्ड, इसको फिक्स्ड कर दिया, point P, at point P another particle B of the same charge and mass 4 microgram kept at distance 1 mm, इससे 1 mm डिस्टेंस पर एक और चार्ज है जिसकी वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम एंड 1 मीटर फ्रॉम द P, इफ B इज रिलीज्ड, इस B को यहां से हमने छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, देन इट्स वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस 9 mm फ्रॉम द P चार्ज, देखो आइडेंटिकल है तो रिपेल करेगा, तो 1 mm से रिपेल करके बाहर जाएगा, तो जब इसको रिलीज किया था
तब इसकी वेलोसिटी थी 0। अब कह रहा है कि यही डिस्टेंस 9 mm हो गया है, वहां पे इसकी स्पीड बताइए क्या हो। कैसे करोगे? जब हम किसी चार्ज को छोड़ देते हैं तो वहां पे क्या कंजर्व करता है? COMe। तो आप लिखेंगे COMe। बताओ यहाँ पे और यहाँ पे जब ये दोनों फिक्स थे, जैसे पहला फिक्स था और दोनों को छोड़ रहे थे, तो इसकी स्पीड 0, इसे फिक्स है तो इसकी स्पीड 0, तो काइनेटिक 0। पोटेंशियल आ जाएगा प्लस के क्यू 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 स्क्वायर सेम चार्ज है, बटा डिस्टेंस 1 mm, या आर लिख लो अभी, आर बराबर वहां पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होगा के क्यू स्क्वायर बाई 9 mm। अब इसको सॉल्व कर लो पेशेंटली, बड़े प्यार से, आराम से, ध्यान से सॉल्व करो। तो के क्यू स्क्वायर बी आर, के क्यू स्क्वायर बाई, ओहो, अच्छा वो तुम्हारा था 1 mm और यह 9 mm, तो सीधा 9 आर लिख दो, ठीक है। इसको उधर ले जाओ तो के क्यू स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा 1 बाई आर माइनस 1 अपॉन 9 आर। आर की वैल्यू 1 mm पुट कर देंगे, इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। 9 रखोगे तो 9 आर में से आ जाएगा 8 आर, 8 आर बाई 9, तो के क्यू स्क्वायर बाई 8 में देखो तुम 9 आर एलसीएम लेते हो बेटा, तो 9 आर एलसीएम लेते हो तो यहाँ पे 9 में से एक जाएगा 8 बटा 9 आर इज इक्वल टू 8 एम बी स्क्वायर, 2 ऊपर चला जाएगा, के क्यू स्क्वायर बटा 16 बटा 9 इंटू आर बाई एम का रूट, ये तुम्हारा वी आ जाएगा। वैल्यू रख दो यहाँ, बाकी सब सही सॉल्व किया, वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। आंसर देख लेना क्या आता है, मुझे नहीं पता, लेकिन आंसर कैलकुलेशन करोगे तो बड़े प्यार से। 4 इक्वल पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, each are placed in the xy plane at 0,2। मान लो xy प्लेन में रखा, अच्छा सारे xy में है तो कोई टेंशन नहीं, x y एक्सिस, ये माइनस x, ये माइनस y एक्सिस, ठीक। 0,2, एक चार्ज तुम्हारा 0,2 पे है, पॉजिटिव क्यू प्लस कैपिटल क्यू है, कोई बात नहीं कैपिटल क्यू रख देते हैं। दूसरा चार्ज क्या है? 4,2 पे, मतलब यहां से हम 2,0 पे गए, फिर 4 यहां पहुंचे, 2 यहां, मतलब यहां है चार्ज 4,2 पे क्यू चार्ज है। फिर है 4 कॉमा माइनस 2, 4 कॉमा माइनस 2 मतलब यहाँ पे चार्ज तुम्हारा 4 कॉमा माइनस 2 पे यहाँ पे क्यू चार्ज, ओके। एंड 0 कॉमा माइनस 2, 0 कॉमा माइनस 2, 0 कॉमा 2 पे 0 कॉमा माइनस 2 पे क्यू चार्ज, 0 कॉमा माइनस 2, ठीक है भाई। The work required to put a fifth charge q at the origin of the coordinate system will be, कहाँ से लाऊं? वर्क रिक्वायर्ड टू पुट अ फिफ्थ चार्ज, तो जब कुछ नहीं दिया तो इनिशियल क्यू चार्ज लेंगे, इस क्यू चार्ज को यहाँ पे रख रहे हैं, तो पूरे सिस्टम को तो चेंज कर नहीं रहे हैं, इस क्यू चार्ज को चेंज कर रहे हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हो जाएगी 0। और फाइनली जब इस क्यू चार्ज को यहाँ रखोगे, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी निकाल लो। देखो ये डिस्टेंस तुम्हारा 2 है, हाँ सर डिस्टेंस तो 2 ही है, ये भी डिस्टेंस तुम्हारा 2 है, हाँ ये डिस्टेंस कितनी होगी? देखो यहां से ये टोटल 4,2, देखो ना ये हाइट 2, ये तुम्हारा 4 था, देखो x में 4 y में 2, 4 का होल स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20 रहेगा, 20 20 को लिख सकते हैं हम 5 चौक 20, मतलब 2√5, 2√5, और ये भी हो जाएगा तुम्हारा 2√5। तो तुम्हारे पास कितने चार्ज हैं? 4, चारों के पेयर की वजह से इसमें स्टोर पोटेंशियल एनर्जी लिखो, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा इसका फाइनल के क्यू और इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बटा डिस्टेंस बोलो 2 प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस के क्यू स्क्वायर बटा रूट 2√5 प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2√5, ये तो आएगा डिस्टेंस। तो के क्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस के क्यू स्क्वायर 2 के क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2√5 के क्यू स्क्वायर बाई 2√5 मतलब के क्यू स्क्वायर बाई √5, ये आंसर आएगा। √5 वाला टर्म आंसर आना चाहिए, देखो ये आंसर भी तुम्हारा एग्जैक्टली मैच कर गया। चौथा वर्क डन, वर्क डन, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, इनिशियल 0 था, फाइनल पोटेंशियल से वर्क डन आ जाएगा। बताओ आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है सवाल? अब देखो ये कहने को जेई मेंस का सवाल है 2020 का, लेकिन इसको पूरा पढ़ोगे तो तुमको जे एडवांस से थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन है सिर्फ लैंग्वेज का खेला और कुछ नहीं, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। अब इस पूरे सवाल को पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिकल आएगा, कहीं ऑप्शन में नहीं लिखा है शायद, मैं नहीं पता, लेकिन अगर तुम ऑप्शन देखोगे तो तुम्हें ग्रेविटेशन प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिकल है, बस इतना समझ गए ना, बहुत बड़ी बात। अब हिम्मत मत हारो, सवाल को देखो। अ सॉलिड स्फीयर of radius r and carries a charge q plus q distributed uniformly over the volume। दो चार्ज है इस पर, कैपिटल Q एंड प्लस Q। दो चार्ज क्यू देने का रीजन क्या है भाई? सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर चार्ज सरफेस पर होगा, कैपिटल Q एंड स्मॉल q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द वॉल्यूम। अच्छा यूनिफॉर्मली ओवर द वॉल्यूम, अच्छा हाँ कंडक्टिंग नहीं है, सॉलिड स्फीयर है और पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ओवर इट्स वॉल्यूम। A very small point like piece of it of mass m get detached from the bottom of the sphere and falls through the vertically under gravity. This piece carries a plus q charge. If it acquire a speed of v when it fallen through the vertical height y, then assume the remaining portion of the spherical.
अरे भाई साहब, बोला कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू चार्ज था, इसमें से स्मॉल क्यू का पॉइंट लाइक शेप चार्ज डिटैच हो गया। तो जैसे डिटैच हो गया, इनिशियल कंडीशन पे यहां था, हाँ सर, अब यहीं पे तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस ले लो 0, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल प्लस क्यू पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां से स्मॉल क्यू भागना शुरू किया, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उसका लिख लो। आओ लगाते हैं COMe। तो जैसे रिलीज किया उसी समय काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दैट्स इट, इनिशियल और ये फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या, 0, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल 0, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q बाई रेडियस, देख सकते हैं, हाँ सर, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर प्लस K कैपिटल Q स्मॉल q बटा कितना डिस्टेंस नीचे पहुंचा है, y डिस्टेंस, तो ये y और ये सेंटर से इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लोगे, हमें सेंटर से डिस्टेंस लेना होता है स्फीयर के बाहर इफेक्ट देखते हैं, तो ये आएगा कैपिटल R प्लस वाई, पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये पूरा एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे K की वैल्यू रख दी है तो तुम भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसको छोड़ के बाकी को इधर लाओ, तो कैपिटल Q स्मॉल q बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल R माइनस K कैपिटल Q स्मॉल q बटा R प्लस कैपिटल Q स्मॉल q बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R प्लस वाई माइनस mgy, y डिस्टेंस नीचे गिरा है, देखो अच्छा ये माइनस mgy होगा, माइनस mg हो गया क्योंकि रेफरेंस से नीचे y डिस्टेंस पे, तो माइनस mgy, और उस माइनस को इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब इसी से तुम टर्म देखो कौन सा मैच कर रहा है, वो आंसर हो जाएगा, बस हो गया खत्म। देखो देखो जी तो ऐड किया है, मतलब एक काम सबसे पहले ये करो कि m से m यहाँ काट दो और नीचे दोनों में m से डिवाइड कर दो, एक काम पहले, ठीक है, कर दिया। तो पहला हमें वी स्क्वायर ही पूछा, तो वी स्क्वायर ही रहने दो, तो 2 को भी इधर ले आओ। अच्छा इसमें कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को अगर कैपिटल कॉमन निकालोगे, तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कॉमन निकल गया, तो नीचे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट m भी कॉमन निकल जाएगा, देखो ना आराम से, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कॉमन निकल गया, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट m भी कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचा क्या, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस वाई प्लस जी वाई इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर हो जाएगा आपका, अभी रहने दो, वी स्क्वायर बाई 2 ही रहने दो, वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट m इंटू आर प्लस वाई, यहाँ पे चला जाएगा आपका आर प्लस वाई माइनस आर प्लस जी वाई, ये तुम्हारा टर्म आ रहा है, तो आर से आर कट गया, ऊपर वाई बचेगा, आर से आर कट गया, ऊपर वाई बचेगा, देख भाई अब कहाँ है, मैच कर रहा नहीं कर रहा है, ऊपर y बचा, अच्छा इसने देखो y कॉमन निकाला, तो हम भी y कॉमन निकालेंगे, ऑप्शन से देखना पड़ेगा ना गुरु, ये जी वाई है। अच्छा यहाँ पे एक और काम करो, ये 2 को इधर ले जाओगे तो 2 से ये कटेगा तो 2 बचेगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन निकाल लो, अगर तुम 2y y और y, g अंदर रहना चाहिए, तो g अंदर रहने के लिए 2y कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से 2y कॉमन निकालोगे, तो यहाँ से 2y पता चला गया, तो बाहर g बचेगा, प्लस यहाँ से देखो ये y है और 2 कॉमन निकालोगे तो 4 ही रह जाएगा, अरे यार तो मैं क्यों मल्टीप्लाई किया, चलो रहने दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, देखो यही टर्म है तुम्हारा, ठीक है, अब इसी में सॉल्व करो, ये 2 रहने दो, तो वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, एक काम करो y बाहर निकालो, y बाहर निकालोगे तो ये बचेगा यहाँ पे सिर्फ g, प्लस ये y बाहर चला गया, तो ये क्या बचेगा, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट m इंटू आर प्लस वाई इंटू आर, यही टर्म बचा। अब ये 2 को अंदर ले जाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2y, ये देखो ये क्यूब तो होगा नहीं, ये देखो तो वी स्क्वायर बराबर 2y है, हाँ सर वी स्क्वायर बराबर 2y, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू 4 पाई इप्सिलॉन आर इंटू आर प्लस वाई इंटू एम प्लस जी, आंसर आ रहा है, देखो एकदम देखो वी स्क्वायर बराबर 2y, देखो ऐसे देखो, ये 2 को तुम यहाँ ले जाओ, तो देखो वी स्क्वायर बराबर 2y और कैपिटल क्यू देखो स्मॉल क्यू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट m, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट m आर प्लस वाई प्लस जी, एकदम सही बैठ रहा है। अभी सवाल सिर्फ डराने वाला था, बाकी इसमें कुछ है बताओ, COMe कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी,